अधिकारी के द्वारा जो कमेंट किया गया है, जो टिप्पणी की गई है, क्या इसको ब्राह्मण वर्सेस दलित के तौर पर इस तरीके से एक अधिकारी वर्ग के व्यक्ति को इस नजरिए के साथ पेश करना चाहिए? सर, यह बहुत ही निंदाजनक बयान है, क्योंकि आईएएस की सेवाओं को देने के बाद, देश की प्रतिष्ठित सेवाओं का हिस्सा रहने के बाद एक व्यक्ति ऐसा बयान दे रहा है, तो आप सोचिए उन्होंने सेवा में रहते हुए उनकी क्या सोच रही होगी और क्या मानसिकता रही होगी, और उन्होंने किस मानसिकता के साथ अपनी सेवाएं दी होंगी। यह एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। सर, मैं आपको बताना चाहूंगी कि आजाद हिंद फौज में लक्ष्मी सहगल जी प्रथम महिला थी। हमारे देश में लक्ष्मीबाई जिनकी हमने अभी जयंती मनाई, वो एक महिला थी, आजादी का आंदोलन लड़ने वाली एक महिला थी। लेकिन आज आप महिलाओं को शिकार बना रहे हैं, आप महिलाओं को निशाना बना रहे हैं। आप अपनी वोटों की राजनीति करने के लिए, राजनीति की चमक में आने के लिए आप महिलाओं का सहारा ले रहे हैं, वो भी ब्राह्मण महिलाओं का। सर, ये वही ब्राह्मण हैं जिन्होंने अनादि से अंत तक, जो वर्तमान समय तक हमारे देश की, हमारी भूमि की, भारतवर्ष की सेवाएं करते आ रहे हैं। और इनकी महिलाओं के लिए ऐसी सोच, ब्राह्मणों के लिए ऐसी सोच देश में जातियों का बंटवारा करने की सोच को बिल्कुल। दर्शाती ओम है। सुधा जी हमारे साथ दलित चिंतक हैं। ओम सुधा जी, सवाल यहां पर यह है कि इस तरह की सोच रखना किसी आईएएस स्तर के अधिकारी के द्वारा क्या सही है? आज के वक्त में तो सबको, आजकल की युवा पीढ़ी, यंग टैलेंट, जेन जी, तमाम जितने भी लोग हैं, सब देख रहे हैं कि कोई भी कहीं पर भी जो है अपनी बातों को रख सकता है। खुले तौर पर सारे अधिकार गवर्नमेंट के द्वारा दिए हुए हैं, सारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। तो फिर इस तरीके की सोच को प्रदर्शित करने का क्या मतलब है जिससे दलित वर्सेस ब्राह्मण हो? अनुपम जी, अगर जो संतोष जी कह रहे हैं जी कि जो है उनके बेटे के साथ किसी ब्राह्मण लड़की का संबंध हो, उसका तात्पर्य अगर शादी विवाह से है, तो मुझे नहीं लगता है कि यह कोई असंवैधानिक बात है। क्योंकि एक ब्राह्मण की शादी एक दलित की शादी हो, तो इस संदर्भ में देखिए, भारतीय समाज में जातिवाद इतना गहरा है कि आज भी आप सामान्य तौर पर इंटरकास्ट मैरिज का जो है जनरलाइजेशन नहीं हुआ है। और अगर संतोष जी, जहां तक मैं जानता हूं कि उनका संदर्भ अगर यह रहा है, मैं उस स्थिति में कह रहा हूं कि इंटरकास्ट मैरिज को बढ़ावा मिले, और जो ब्राह्मण और दलित के बीच जो आप कह रहे हैं कन्फ्लिक्ट है, तो उसको, दूरी को पाटने के लिए मुझे लगता है कि भारतीय सामाजिक व्यवस्था में यह जो दूरी है, इसको पाटने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि दोनों के बीच जो है रोटी बेटी का संबंध होना चाहिए। न केवल ब्राह्मण और दलित के बीच, बल्कि जो देश भर में तमाम जातियां हैं। और यह एक संवैधानिक बात है, मैं इसका समर्थन कर रहा हूं कि ब्राह्मण और दलित के बीच शादी होनी चाहिए। ये कोई असंवैधानिक बात नहीं है। और अगर इसका यही मतलब है, तो उस स्थिति में बिल्कुल आपके पास अशोक यादव जी प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के। अशोक यादव जी, आप किस नजरिए से देखते हैं? आरक्षण को लेकर के सबकी अपनी अपनी राय है, लेकिन सवाल यहां पर यह कि इसको दलित और ब्राह्मण के तौर पर इस तरीके से कोई अधिकारी अगर रखता है तो क्या सही है? देखिए अनुपम जी, सबसे पहली बात कि बेटियां होती हैं, चाहे ब्राह्मण की बेटी हो, चाहे दलित की बेटी हो, चाहे किसी वर्ग की बेटी। बिल्कुल सही बात। और बेटियों को और महिलाओं को हमारे शास्त्रों तक में सम्मान देने का प्रचलन है, और उसी हिसाब से मंत्र भी तमाम लिखे गए हैं कि यत्र नार्यास्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्र तास्तु न पूजन्ते सर्वत्र अफलाक्रिया। तो बेटियों को लेकर के इस तरह के कमेंट किसी नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, डिस्क्रिमिनेशन की जहां तक बात है, आरक्षण की जहां तक बात है, तो इसको भी ध्यान में रखना पड़ेगा अनुपम जी। ये 23 अप्रैल 2023 मध्य प्रदेश के सीधी में ये भारतीय जनता पार्टी के नेता था प्रवेश शुक्ला, उसने एक दलित या आदिवासी वर्ग के बच्चे के ऊपर पेशाब किया था। दूसरी घटना अनुपम जी, लखनऊ की घटना है 23 अक्टूबर 2025 में, जिसमें एक दलित बुजुर्ग को पेशाब चटवाया गया। जानते हैं, ये घटना डिस्क्रिमिनेशन, जो सदियों से डिस्क्रिमिनेशन, जो परसिक्यूशन होता आया हमारे समाज का, उसका एक आईना है अनुपम जी। और ये इनको धर्म के आधार पर नहीं ऐसा किया गया, इनको जाति के आधार पर, जाति व्यवस्था के तहत इनके साथ इस तरह की अमानवीयता की गई अनुपम जी। तो ये भी चीजें बहुत यूनुस खान प्रवक्ता है कांग्रेस के, मेरे साथ हैं, उनके पास एक बार चलते हैं। खान साहब, आपको क्या लगता है कि समाज में जो दकियानूसी सोच है, या पुरानी जो परंपराएं हैं, या पुरानी जो बातें हैं जिनको लेकर एक धारणा बनी हुई है, आपको नहीं लगता कि नए जमाने में, मॉडर्नाइज युग में ये चीजें काफी कम होती नजर आई हैं?
देखिए, ये पहले तो इस बयान की को किस परिप्रेक्ष्य में देखा जा रहा है, इस पर बात करनी चाहिए। बिल्कुल। और दूसरी बात, जिस तरह से बेटी को लेकर के इन्होंने जो आईएएस अधिकारी रहे हैं, इन्होंने जो बयान दिया है, ये अपने आप में बहुत ही शर्मनाक बयान है। ये भाजपा की सरकार में ही ऐसा हो सकता है कि ऐसे संकीर्ण सोच और विकृत मानसिकता के अधिकारी इस तरह के घटिया बयानबाजी बेटियों को लेकर के कर रहे हैं। बेटी देश की बेटी होती है, वो किसी समाज की नहीं, किसी जात की नहीं होती, किसी धर्म की नहीं होती। बेटी बेटी किसी की हो, वो देश की बेटी है। और सबसे पहले ये बात होनी चाहिए कि ऐसा आईएएस अधिकारी किस तरह से लोक सेवक बनकर के रहा है, इसका पूरे कार्यकाल की जांच होनी चाहिए। क्योंकि ये कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश के या कहीं पर भी आप जाएं, ऐसा अगर संकीर्ण सोच का अधिकारी अगर कहीं कार्यरत होगा तो इसकी सोच महिलाओं के प्रति कितनी खराब होगी, बेटियों के प्रति कितनी खराब होगी। आधी आबादी देश की महिला है, बेटी है, उसके बाद भी ऐसा घटिया बयान, ये सिर्फ और सिर्फ भाजपा सरकार के अंदर हो सकता है। और भाजपा सरकार में ऐसे ही बिल्कुल, अधिकारियों को लोक सेवक के रूप में आगे बढ़ाया जाता है। इसकी घोर राजनीतिक विरोध विश्लेषक हैं इस सूर्या देश जी, की जनता आपके कर पास रही है। आ रहा हूं मैं। सूर्य मैथिल जी, बताइए आप किस तरीके से देख रहे हैं इस पूरे घटनाक्रम को। एक आईएएस स्तर का अधिकारी, अरे ब्राह्मण की बेटी है, अब वो अपनी बेटी को किस घर परिवार में देना चाहते हैं, किस जगह देना चाहते हैं। बेटियां आजकल खुद घर और रिश्ते सारी चीज़ें जो है स्कूल, कॉलेज, डिग्री कॉलेज और तमाम जगहों पर जो है सारी चीज़ें जो लाइफ में होती हैं उनके साथ साथ लोग जो है रिश्ते चुन लेते हैं, तमाम चीज़ें हो जाती हैं, तमाम लोग जो है इन सारी चीज़ों को नज़रअंदाज कर देते हैं, देखते तक नहीं है। तो क्या आपको नहीं लगता कि बदलाव आया है इस तरह से? एक अगर आईएएस अधिकारी फ्रैक्शन करने की कोशिश करेंगे तो गलत है। धन्यवाद अनुपम जी, पहले तो आपको और पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम। और अनुपम जी, एक पुरानी कहावत है हमारे गांव देहात में कि चोर चोरी से जाए और सीना जोरी से ना जाए। एक बंदर जो है वो बूढ़ा होने के बाद भी गुलाटियां मारना नहीं छोड़ता। ऐसा ही कुछ इस आईएएस अधिकारी, जो पूर्व के आईएएस अधिकारी हैं, उनका कंडक्ट रहा है। देखिए, अगर आपने इनके इतिहास पे चर्चा की होती कि इन्होंने अपने आईएएस के कार्यकाल में क्या क्या किया, तो उससे आपको पता चल जाता कि इनका कंडक्ट क्या है और ये किस प्रकार की भाषा और किस प्रकार के कार्य करने के लिए मशहूर रहे। पहला, इन्होंने फर्जी साइन करके अपने प्रमोशन की जो फाइल है उसको आगे बढ़ाने का काम किया था। उस पर इनके एफआईआर भी हुई है और ये जेल भी गए थे, फिर सस्पेंड हुए। दूसरा, अभी 4 महीने पहले एक महिला के संग अवैध संबंधों में ये थे और उसके बाद जब उस महिला ने इन पर प्रेशर किया शादी करने के लिए, तो उसके बाद इन्होंने पुलिस में कंप्लेंट की कि वो महिला मुझे ब्लैकमेल कर रही। इस प्रकार का तो इस व्यक्ति का चरित्र है जिसने कि देश की बहन बेटियों के ऊपर इस प्रकार के जो है वो एक बदनुमा जो है कमेंट करने की कोशिश की। देखिए सूर्या मैथिल जी, जो आप आरोप लगा रहे हैं, हम एक जिम्मेदार न्यूज चैनल है, इस तरह की जानकारी हमारे पास नहीं है। इस तरह के आरोपों को नहीं, हम चैनल के परिप्रेक्ष्य में मैं बता रहा हूं, ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूं, ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूं, वादा कर रहा हूं और दावा कर रहा हूं। नहीं, हम आपके बयान का समर्थन नहीं करते। चैनल इसके लिए किसी भी तरह से कोई आरोप चैनल किसी भी आईएएस अधिकारी पर नहीं लगा रहा है। दूसरी चीज, समाजवादी पार्टी के अभी प्रवक्ता ने 2 इंसिडेंट गिनाए, मैं उनको इंसिडेंट गिनाना आप शुरू करता हूं। अयोध्या में यादव ने, मुसलमान ने एक दलित बच्ची के संग रेप किया, वो भी समाजवादी पार्टी का था, उनके संग समाजवादी पार्टी खड़ी रही। उसके अलावा कन्नौज में डिंपल यादव जी के राइट हैंड ने एक बच्ची के संग, दलित बच्ची के संग बलात्कार किया, तब समाजवादी पार्टी मुंह में दही जमा के बैठी रही। लड़कों से गलती हो जाती है, यह समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह जी की सोच थी। उसके अलावा जिनके पैरों में अभी अखिलेश यादव जी पड़े हुए हैं, आजम खान, उन्होंने एक आदरणीय अभिनेत्री के अंतर्वस्त्रों का रंग पूछने की हिम्मत की, भारत माता को डायन कहा। इस प्रकार की मानसिकता के लोग यहां बैठकर यदि महिलाओं के समर्थन में बात करेंगे तो ये वही काम। अशोक यादव जी, जवाब दीजिए। नहीं, देखिए अनुपम जी, देखिए हमारे मित्र भी ये भूल गए होंगे कि योगी सरकार में उत्तर प्रदेश क्राइम अगेंस्ट विमेन नंबर 1 है। और सबसे बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी सबसे ज्यादा परसेंटेज है नारियों का शोषण करने वाले। आप उठा के देख लीजिए, पहलवान बेटियों की यौन शोषण से लेकर के तमाम ऐसे इंसिडेंट, इनके जो पूर्व गृह राज्य मंत्री स्वामी चिन्मयानंद, उनके खुद के कॉलेज में
अरे सुनिए, खुद के कॉलेज में कैसे कैसे बच्चियों का यौन शोषण करता था वो व्यक्ति। संत के वेशभूषा में था, गृह राज्य मंत्री रहा है, भाजपा का नेता रहा है। तो ऐसे ऐसे घिनौने लोग भाजपा में पड़े हैं जो नारियों को मतलब नारी सम्मान की बात करते हैं ऐसे लोग। दूसरी बात देखिए, जातीय आधार पर सुनिए, अरे अरे भाई सुनिए, तो जिनके प्रति बात कर स्वामी चिन्मयानंद का मैंने गलत कोट कर दिया। स्वामी चिन्मयानंद को मैंने गलत कोट कर दिया। क्राइम अगेंस्ट वेमेन यूपी नंबर 1 नहीं है। कुछ पढ़ लिख के आए हो आप, पढ़ लिख के आया करिए, थोड़ा जानकारी लेके आया करिए। जानकारी भाई रुक जाइए, नहीं आपस में जरा नहीं, रुक जाइए भाई, दोनों को ऑडियो डाउन करिए। शिवानी जी आपने सुना ओम सुधारी दलित चिंतक है, किस तरीके से उन्होंने अपनी बातों को रखा था। आपको क्या लगता है, जिस तरीके से दलित वर्सेस ब्राह्मण, क्या आज भी ब्राह्मण समाज के लोग अपनी बेटियों को दलित परिवार में देने से कतराते हैं, नहीं देना चाहते हैं? क्या इस तरीके की सोच है? सर 1947 में देश आजाद हो चुका है। भारत का प्रत्येक नागरिक आजाद है, प्रत्येक महिला आजाद है, प्रत्येक पुरुष आजाद है। वो किसी भी धर्म, किसी भी जाति, किसी भी मजहब, किसी भी पंथ में अपनी शादी एक महिला या पुरुष कर सकते हैं। इसलिए इस बहस को गलत जगह धकेलना एक गलत प्रयास है। और मैं यह कहना चाहूंगी कि आप दलित और ब्राह्मण की लड़ाई को एक नया एंगल दे रहे हैं। आपने अभी देखा 16 नवंबर को कि बाबा बागेश्वर धाम ने 16 नवंबर को वृंदावन में अपनी एकता पद यात्रा का समापन किया। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा, जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। मुसलमानों में जातियां होती है, क्रिश्चियंस में जातियां होती हैं, लेकिन इन लोगों की सुधारी सुन रहे हैं आप शिवानी जी को? जी बिल्कुल, मैं जवाब के लिए तैयार हूं इनका। बोलिए बोलिए, जवाब दीजिए। हाँ, एक तो ये है कि ये जो हिंदू, अभी बागेश्वर की चर्चा इन्होंने खुद ही कर दी। हिंदू कौन है भाई इस देश में? आप हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं। इस देश में एक हिंदू टोला, एक हिंदू मोहल्ला बनाने की किसी की औकात नहीं है, आप हिंदू राष्ट्र बोलते हैं। कोई ब्राह्मण है, कोई चमार है, कोई डोम है, कोई दुसाध है, कोई मेहतर है, कोई यादव है, कोई कुर्मी है, कोई कुशवाहा है। एक हिंदू मोहल्ला, एक हिंदू कॉलोनी बनाने की किसी की औकात नहीं है। आप चले हैं हिंदू राष्ट्र बनाने। कौन है हिंदू? यहाँ कोई हिंदू नहीं है। आप क्या है? आप राजपूत के पहचान से हैं? बताइए शिवानी जी, बोलिए। पहचान से हैं? कोई यादव के पहचान से? मेरी पहचान ये हो कि आज हमारा देश, आज भारतवर्ष गुरु तेग बहादुर का शहीदी दिवस मना रहा है, क्योंकि उन्होंने कश्मीरी पंडितों के लिए, उन्होंने हिंदू धर्म को बचाने के लिए, उन्होंने जनेऊ की और तिलक की रक्षा के लिए अपनी सीख का बलिदान किया। सुनने की आदत इस देश को भटकाने के प्रयास कर रहे हैं। हमारे देश में प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र है, वो किसी भी धर्म में शादी कर सकता है, किसी भी जाति में शादी कर सकता है। आज दलित को और ब्राह्मण को बांटने की जरूरत नहीं है। इसी देश में इंटरकास्ट शादी करने पर हत्या कर दी जाती है। क्या यह बात गलत है? आपके घर में कितनी दलित बहू है? कितने दलित व्यक्ति की मानसिकता हो सकती है, ये उस देश की मानसिकता नहीं हो सकती है। सर आप एक बात को समझिए कि आज से 300-400 साल पहले राजस्थान में गौरवी महाराज की पूजा होती है। उनके जो सहायक होते हैं भज्जू कोतवाल जी, वो भी दलित जाति के होते हैं। यह तो पूरा देश नहीं दिखाता है कि गौरवी के साथ भज्जू कोतवाल जी की भी पूजा की जाती है। रामदेव जी को पूरा भारतवर्ष पूछता है, पूरे देश को नहीं दिखाया जाता कि उनके मंदिर में उनकी धर्म बहन ढाली भाई के पगलों की उनकी वंदना की जाती है, पूजा की जाती है। हमारे देश में रविदास जी को भी पूजा जाता है, हमारे देश में नामदेव जी को भी पूजा जाता है, हमारे देश में चोखा मेला जी को भी पूजा जाता है, हमारे देश में श्री नारी जी को भी पूजा जाता है। हमारे देश में प्रत्येक धर्म का सम्मान है। चलिए मैं शिवानी जी आ रहा हूं आपके पास। रुक जाइए। आगा यूनुस खान साहब, सवाल यहां पर यह है कि अगर कोई आईएएस अधिकारी इस तरह से बयान दे रहा है तो ये जातियों में मतभेद वाली बात नहीं है क्या? ऐसे अधिकारी पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, ये देश की बेटी का मामला है। लेकिन मैं अभी इनको सुन रहा था, ये इन्होंने जो बात कही हिंदू राष्ट्र की, अरे मैं कहता हूं ये हिंदू राष्ट्र का जो नारा लेकर के निकले लोग हैं, ये बेसिकली देशद्रोही लोग हैं और कहीं ना कहीं ये नफरत का बीज देश के अंदर बो रहे हैं और देश को ये बांटना चाहते हैं। ऐसे देशद्रोहियों को पर तत्काल मुकदमे होने चाहिए और इन्हें जेलों में ठूसना चाहिए, क्योंकि कल को कोई और मजहब के लोग
सड़क पर उतर सकते हैं, वो भी अपनी बात को रख सकते हैं। तो क्या ये देश का संविधान इसकी इजाजत देता है? अगर इस देश के अंदर, अरे चुप रहिए, चुप रहिए, बात सुनिए, हमने आपको सुना, आप बात सुनिए। क्या इस देश के अंदर हिंदू राष्ट्र की आह्वान भी करना ये देश का द्रोह है? और देश के द्रोहियों को, ऐसे लोगों को जो नफरत का बीज बोए हैं, देश को बांटना चाहते हैं, ऐसे लोगों को नफरती ताकतों को भाई एक मिनट रुक जाइए। होना चाहिए। और ओम सुधा जी रुकिए, मैं आ रहा हूँ। ऐसे नहीं होता। हम सब खड़े हैं और बेटी के साथ। और रही बात सच्चाई से मत मुंह मोड़िए। जो सच्चाई है कि जिस तरह से कहीं ना कहीं दलितों के साथ और पिछड़ों के साथ और तमाम लोगों के साथ जिस तरह से इनके साथ है, वो उसको कोई बिल्कुल आ गई बात, आ गई नुस्खान आ गई। सूर्या मैथिल बात कंप्लीट करिए। देखिए, अभी आगा खान साहब बता रहे थे और कह रहे थे कि दलितों के संग बहुत अत्याचार हो रहा है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, जम्मू कश्मीर के अंदर 60 साल तक दलितों को उनके आरक्षण का अधिकार नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि वहां पर इन्होंने उनको अधिकार देने की बात ही नहीं करी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में दलितों के लिए आरक्षण नहीं है। जो मुस्लिम इंस्टीट्यूशंस हैं वहां पर दलितों के लिए आरक्षण नहीं है। पाकिस्तान के अंदर दलित गया था आजादी के बाद, दिलीप नाथ मंडल के साथ में वो सारे भागते वापस आए, क्योंकि वहां पर दलितों का बलात्कार, हत्या करके का काम इन लोगों ने किया। रुक जाइए अशोक यादव, मैथिल साहब रुकिए, अशोक यादव जवाब दीजिए। अनुपम जी, हमारे सूर्य मैथिल जी एएमयू में आरक्षण की बात कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर में आरक्षण की बात कर रहे हैं, मैं तो यूपी में आरक्षण की बात कर रहा हूं। और वो सबसे बड़े हिंदू की बात करने वाले योगी आदित्यनाथ की सरकार की बात कर रहा हूं, जो कहते हैं हिंदुओं एक हो जाओ। और वही योगी आदित्यनाथ की सरकार ने 69,000 शिक्षक भर्ती में जाति आधार पर लोगों का आरक्षण छीन लिया। बात करते हैं हिंदू की, कौन से हिंदू की बात करते हो भाई? कौन से हिंदू की बात करते हो? पिछड़े दलित हिंदू हैं कि नहीं है? पिछड़े दलित हिंदू हैं कि नहीं है? अनुपम जी, अगर हिंदू रहते, सवाल यहाँ पर गए। रुकिए भाई, अशोक जी का वाइस चांसलर नहीं है तो आरक्षण तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार खा रही है। एक भी जितने केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, एक भी SC ST OBC का जो है वाइस चांसलर नहीं है। कौन खा रहा है? एक भी मुस्लिम वाइस चांसलर नहीं है। एक भी SC ST OBC का वाइस चांसलर किसी केंद्रीय विश्वविद्यालय में नहीं है। ये आंकड़े हैं, चैट GPT खोलिए, गूगल करिए, अभी मैं जो बात कर रहा हूं सत्यापित करिए। सूर्या मैथिल, क्या बात करते हैं महाराज, इन नकली। देखिए, मैं एक मिनट में कुछ बोलना चाहता हूँ। मैं आ रहा हूँ, आगा यूनुस खान साहब आ रहा हूँ। सुनिए, निजीकरण करके आरक्षण जो खा लिया आपने दलित तक बैठा रखे हैं, इनके मुंह से बीजेपी मानसिकता की परेशानी है। 60 साल तक इस देश के अंदर 370 के कारण जम्मू कश्मीर में मेरे दलित भाइयों को कोई आरक्षण नहीं मिला। यदि भाजपा की सरकार आके नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने उनको आरक्षण दिया तो यहाँ पर सुधा जी के मुंह से फूल नहीं बरसेंगे। लेकिन अब ये कह देंगे कुलपति नहीं, उप कुलपति नहीं। लेकिन 370 लगने के बाद जो दलित भाइयों ने वहां पर अपना जो परेशानी झेली, उसके ऊपर एक बार भी शब्द उठाया आपने? ये है। रुक जाइए सूर्या मैथिल, आ गई बात। शिवानी जी जवाब दीजिए। शिवानी जी, सवाल यहां पर यह है कि ब्राह्मण बेटियों को ही निशाना क्यों बनाया जा रहा है? शिवानी जी, एक आसान टारगेट है क्योंकि ब्राह्मण अनादि से अंत तक है। आज रामचंद्र जी के मंदिर में, आज अयोध्या में श्री नरेंद्र मोदी जी और मोहन भागवत जी और योगी आदित्यनाथ जी और लाखों लोगों की उपस्थिति में ध्वजारोहण किया गया। यह ध्वजारोहण किस लिए किया गया? भगवान राम के सम्मान में किया गया, क्योंकि वो हमारे आराध्य हैं। आज आपने सुना होगा कि भगवान राम से 1.5 उंगल ऊंचा सिंहासन ऋषि वशिष्ठ का हुआ करता था। यह वही भारत है, और यह वही भारत है जहां भगवान राम से 1.5 उंगल ऊंचा सिंहासन ऋषि वशिष्ठ का हुआ करता था। मैं दोबारा कह रही हूँ, क्योंकि भारत में ब्राह्मणों का सम्मान था। क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, ये जातियां अपने कर्मों पर आधारित थी। हमारे देश में, हमारे देश के लिए जीने वाले हजारों लाखों लोग जो इस देश के लिए बलिदान हो गए, लेकिन हमारे साथ शोषण उत्पीड़न होता था। डॉक्टर अम्बेडकर आए, संविधान आया, हमारी जिंदगी। चलिए, वक्त की मेरे पास कमी है। आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए, कार्यक्रम में बातचीत रखने के लिए अपनी, और साथ ही साथ सबसे बड़ी बात यहां पर यह कि जिस तरीके से मतदान करवाया हुआ है, अब देखना यह होगा कि तमाम अलग अलग वर्गों के क्या रिएक्शन इस पर आते हैं, और किस तरीके से, जिस तरीके से ब्राह्मण, दलित या हम और भी जातियों की बात कर लें
क्या इसको लेकर के इस तरीके की सोच ब्यूरोक्रेसी में जो लोग बैठे हुए हैं, बड़े पद पर जो लोग बैठे हुए हैं, वो इस तरीके की सोच रखते हैं? और जमीनी हकीकत जो है, बदलते हुए समाज के जो तस्वीर है, उसमें इन सारे पहलुओं को किस तरीके से देखा जाता है, ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। महाबहस में आज बस इतना ही। नमस्कार।